हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के ज्योग्राफी मोस्ट टॉप 10 क्वेश्चन दोस्तों। तो टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में पढ़ने वाले हैं और टॉप 10 क्वेश्चन का आंसर भी जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। और इस वीडियो में आप लोग को पेड कोर्स की तरह तो नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है रिविजन टाइप का बनाया है। और यहाँ पर आप लोग को कम समय में मात्र 10 से 20 मिनट के अंदर में ही आप लोग को सारा क्वेश्चन को डिटेल्स आंसर बता दिया जाएगा, शॉर्ट रिवीजन के टाइप में, चूँकि पहले से आप कहीं ना कहीं पढ़ रखे हैं, इसलिए थोड़ा सा आपके दिमाग में घुस जाए इसलिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों एवं उत्पादक राज्यों का वर्णन करें। मतलब आपको चावल की, अगर धान का खेती करना है, चावल का खेती करना है, तो उसके लिए भौगोलिक परिस्थिति क्या चाहिए, वातावरण कैसा होना चाहिए, तापमान कितना, वर्षा क्या चाहिए, और इसके उत्पादक राज्यों का नाम बताइए। तो सबसे पहले हम यहाँ पहले से टाइप करके रख लिए। चावल की खेती के लिए अनुकूल भौतिक है ना, यहाँ भौगोलिक लिखा है, भौगोलिक दशाओं का वर्णन इस प्रकार से है। टाइपिंग मिस हो सकता है, कोई दिक्कत है, दूसरे को टाइपिंग करके लिख देते हैं तो वहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो सकता है, उसके लिए दिक्कत नहीं है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बोल देते हैं आप लोग को। कहता धान के पौधे को उगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप 27 से 30 डिग्री रख सकते हैं याद, या तो इसके जगह आप लिख सकते हैं 25 डिग्री से अधिक, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की जरूरत होती है। आप याद करने के लिए ये भी बात रख सकते हो ध्यान में। तो 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, पहला पॉइंट क्लियर। आइए सेकंड पॉइंट की बात करें दोस्तों। तो धान के पौधों को उगाने के लिए करीब 100 सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है। तो पहला मैंने क्या देखा, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक वर्षा मतलब तापमान की जरूरत होती है, 100 डिग्री सेल्सियस अधिक वर्षा की जरूरत होती है। 2 पॉइंट क्लियर हो गया आपका। तीसरा, दोमट मिट्टी चावल की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। दोमट जो मिट्टी होती है ये चावल की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें पानी को लंबे समय तक इसमें वो रखने की क्षमता होती है, उसमें ठहरने की क्षमता होती है, इसलिए फसल के लिए ये बहुत ही उपयोगी है, धान की फसल के लिए। नेक्स्ट है कि चावल की खेती के लिए भूमि समतल होनी चाहिए। भूमि कैसा होना चाहिए? समतल, प्लेन। ऐसा नहीं कि भैया ये जमीन ऊंचाई डाउन है तो भैया पानी इधर से उधर चला जाएगा ना, इसलिए समतल भूमि चाहिए। चावल के प्रमुख प्रकार के नाम पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा इत्यादि। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन, एक पेय फसल का नाम बताएं, उसे उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। एक पेय फसल का मतलब पीने वाला फसल, जैसे आप चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, ये पेय फसल है, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ को आप लिख सकते हो, नो डाउट। तो चलिए हम लोग चाय के बारे में पढ़ते हैं। चाय एक पेय फसल है, इसे उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का निम्नलिखित वर्णन इस प्रकार से है। पॉइंट नंबर 1 कहता है कि चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी वाली, यहाँ पर जो लिखा गया गलत मिसप्रिंट, ठीक है, होगा ढाल भूमि। क्या होगा दोस्तों यहाँ पर? ढाल भूमि। चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी वाली ढाल भूमि की सबसे उत्तम माना जाता है चाय की खेती करने के लिए। तो पहला पॉइंट, टाइपिंग पर ध्यान दें, वहाँ पर टाइपिंग गलत हुआ है, हम आपको बता दे रहे, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट कहता है चाय की खेती के लिए कुशल एवं सस्ते श्रमिकों की जरूरत होती है तथा इसके लिए सबसे अच्छा मजदूर महिलाएं होती है, क्योंकि वह कम पैसों में भी काम करने को तैयार रहती है। इसीलिए चाय की खेती के लिए याद रखना दोस्तों, सस्ते श्रमिकों और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है सस्ते मजदूर कौन मिल सकते हैं? महिलाएं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है चावल की खेती के लिए आवश्यक तापमान अगर की बात करें दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे 20 से 30 दे रखा है। कितना दे रखा है? 20 से 30, मतलब 20 से 30 का जो तापमान है उतना आप आसानी, अगर उतना देते हैं तो आप आराम से चाय की खेती कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे पॉइंट की बात करें दोस्तों, अर्थात वही लिखा, वैसे वातावरण जहाँ 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की पर चाय की खेती करना संभव है। चाय की खेती के लिए वार्षिक वर्षा 150 से 200 सेमी वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है। और चाय का प्रमुख उत्पादन राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल इत्यादि। सबसे अधिक कहाँ पर दोस्तों? तो असम में है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। 4 मिनट हो गया, 1 मिनट, तो थोड़ा सा फास्ट करते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना का लाभ का वर्णन करें। पहला तो यह है कि दोस्तों कि जिस क्षेत्र में जल नहीं जाता है, जल नहीं होता है, उस क्षेत्र में जल लाने का काम करती है। ये बहुउद्देशीय परियोजना का पहला लाभ है दोस्तों। उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए, बहुउद्देशीय परियोजना किससे कहते हैं? वैसे परियोजना जिसका एक नहीं अनेक उद्देश्य हो, उससे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। अनेक उद्देश्यों के लिए बनाए गए जो बांध होते हैं, डैम होते हैं, उसी को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। इसका सबसे पहला लाभ, जिस क्षेत्र में जल नहीं उस क्षेत्र में हम जल ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, बाढ़ को कंट्रोल करने में
जैसे अगर हम यहाँ डैम बनानी है, ये नदी है, नदी से जल आ रहा है, यहाँ पर हम डैम बना के रोक दिए, ठीक है, ये रोक दिए, यहाँ पर जल यहीं पर जमा हो जाएगा। जल यहाँ पर जब जमा हो जाएगा तो क्या होगा दोस्तों कि जल, ये डैम बना, यहाँ पे जल जमा हो गया, जल जमा हो गया तो मान लीजिए अगर ये अधिक पानी, तेज पानी आता तो इसको बहुत सारा पानी को रोकने की क्षमता यहाँ पर है। अगर नहीं रोकते तो पता चला कि अगल बगल के जो जगह है वहाँ पर बाढ़ आने के संभावना होता था, वहाँ पे बाढ़ रोकने का काम भी कर दिया। मान लीजिए क्षेत्र में बाढ़ आता था, लेकिन हम बांध बनाकर किन क्षेत्रों में इतने सारे पानी को रोकने का काम किया है, तो बाढ़ को कंट्रोल करने में भी ये बहुत ही मदद करता है। बिजली को उत्पादन करने में दोस्तों, बिजली को उत्पादन करने में चूंकि अगर इतने सारे जल को हम जमा करके रखे हैं तो क्यों ना हम यहाँ पर बिजली उत्पादन कर सकते हैं। जैसे आप झारखंड के अगर मैथन डैम घूमने गए होंगे तो वहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से बिजली का उत्पादन किया जाता है जल के द्वारा। नेक्स्ट है घरेलू उपयोग के लिए, मतलब आप जल, उसका जल का उपयोग घरेलू उपयोग, आप मान लीजिए कि घरेलू उपयोग मतलब आप घरों के लिए, कपड़ा लता धुलाई करने के लिए, अन्य काम करने के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सिंचाई करने के लिए, खेती करने के लिए, ठीक है। मान लीजिए अगर इन क्षेत्रों में सूखा क्षेत्र है तो यहाँ से ये बांध से के द्वारा जल को यहाँ तक ले आएँ और यहाँ पर खेती आराम से करने लगें, या जिस क्षेत्र में बांध बना उस क्षेत्र में खेती कर सकते हैं, सिंचाई करने के लिए भी। नेक्स्ट है मछली पालन के लिए। अब डैम बना तो वहाँ पर मछली पालन करेगा ही करेगा, चूंकि उतना फायदा तो उठाएगा, चूंकि एक नहीं इसका अनेक उद्देश्य होता है। लास्ट है नौका चालन। जैसे जहाँ जहाँ डैम बना वहाँ पर देखते हैं कि लोग नौका चालन मनोरंजन के रूप में उपयोग करते हैं और वहाँ से पैसा कमा लेते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में कहता है वर्षा जल संग्रह किस प्रकार से किया जाता है दोस्तों। तो राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में, सूखे क्षेत्रों में रहने वाले लोग पानी को जमा करने के लिए छत वर्षा जल संग्रह का तकनीक का मेथड का उपयोग करते हैं। वैसे क्षेत्र जहाँ पर मतलब पानी की समस्या है, वैसे जगह में क्या करते हैं लोग दोस्तों कि छत वर्षा जल, मतलब छत पर जो पानी गिरता है, ये पानी को लोग एक पाइप के द्वारा एक टंकी में, टांका उसको बोलते हैं, पाइप के द्वारा टंकी तक ले जाते हैं और यहाँ पर इस टंकी में पानी को भर देते हैं। इसको कहते हैं छत वर्षा जल संग्रह। तो ये तकनीक अपनाते हैं। खेतों में वर्षा जल जमा करने के लिए लोग कैसे, कहते हैं खेतों में वर्षा जल जमा करने के लिए कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं ताकि सिंचाई किया जा सके। मतलब यहाँ गड्ढा होगा, खेतों में लोग क्या करते हैं, गड्ढा कर दिए, उस गड्ढा में जो वर्षा का जल है वो जमा हो गया और उसी वर्षा का जल से जो जमा हुआ था उसी से लोग खेत में सिंचाई करने के लिए उपयोग कर लेते हैं। तो खेतों में गड्ढे का उपयोग मतलब वर्षा जल संग्रह के लिए लोग वहाँ के करते हैं लोग। राजस्थान के कहता है यहाँ पर होगा अर्धशुष्क क्षेत्रों में पानी को एकत्रित करने के लिए टैंक अथवा टांका का प्रयोग करता है। मतलब वही टंकी को बोलते हैं, टैंक या टांका, ठीक है, सही बोला। मान लीजिए अगर छत पर पानी जमा है तो इस पानी को पाइप के द्वारा एक टंकी में ले जाएंगे तब ना जमा करेंगे, कहाँ रखेंगे, छत में तो रहेगा नहीं, वाष्पीकरण के द्वारा सूख जाएगा, हट जाएगा, ऊपर चला जाएगा। लोग छत वर्षा जल संग्रह के लिए टांका का प्रयोग करते हैं और तथा टैंक घरों के मतलब घरों के ऊपर छतों से पाइप द्वारा जुड़े होते हैं। मतलब जो टैंक जो होता है घर से, घरों का जो छत होता है, छत से लेकर के पाइप तक जुड़ा होता है, ठीक है। और छत से वर्षा का पानी नलों द्वारा होकर भूमिगत टैंक तक पहुंचता है और इस प्रकार से एकत्रित किया जाता है। और वर्षा का पहला जल जो होता है छत और मतलब छत को साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट उसे संग्रह करना स्टार्ट करते हैं। मतलब ये टाइपिंग को ध्यान नहीं देना दोस्तों, यहाँ पर एक आप लोग हिंट के लीजिए। मान लीजिए पहला पानी जो गिरेगा, राजस्थान का जो पहला पानी गिरता है ना, वर्षा का पहला पानी, उसको पालर का पानी भी लोग नाम से जानते हैं। तो ये पहला पानी जो हुआ सो छत को धो दिया। सेकेंड बार पानी गिरा, इसको पाइप के द्वारा एकदम सीधा लेकर टंकी के पास और इसको जमा कर दिया। तो यही बात बोल रहा है कि पहला पानी को हम लोग क्या करते हैं, साफ सफाई करने के लिए उपयोग करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी कटाव की रोकथाम करने के लिए क्या क्या कदम उठाने जाने चाहिए दोस्तों, तो बताइएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी कटाव की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। सो थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। पहला पॉइंट, पर्वतीय क्षेत्रों में श्रीनुमा खेत बनाकर मिट्टी कटाव को रोका जाता है। यहाँ पर मान लीजिए मृदा अपरदन किससे कहते हैं, मिट्टी का कटना या बहना, मिट्टी का एक जगह जहाँ जमा है उससे कटना बहना ही मृदा अपरदन कहलाता है। तो मिट्टी का कटाव, तो कहते हैं मिट्टी कटाव को कैसे रोकेंगे। और भी पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रों में, तो पहाड़ी क्षेत्रों में हम क्या करेंगे, श्रीनुमा खेत बनाकर, ठीक है। अगर श्रीनुमा खेत बनाएंगे तो पानी की बहुत फुल स्पीड से आएगा तो इससे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा। जैसे यहाँ टकराया तो इस हाई स्पीड मान लीजिए 100 का स्पीड में था तो 90 हो गया, यहाँ से टकराया फिर तो हो गया 80, यहाँ टकराया तो हो गया मान लीजिए 60, यहाँ टकराया तो हो गया 20, यहाँ टकराया तो हो गया 10। तो ऐसी पानी की स्पीड को कम कर देता है, इससे मिट्टी कटाव को कम किया जा सकता
है तो पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है दोस्तों। वृक्षारोपण द्वारा मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है। हाँ, वृक्षारोपण के द्वारा अधिक से अधिक हम पेड़ लाएंगे तो पेड़ लगाने से क्या होगा, उस जगह में अगर पेड़ लगा देंगे तो पेड़ क्या करता है, अधिक से अधिक उसके जड़ जो होता है वो मिट्टी को जकड़ के रखता है, और मिट्टी को जकड़ के रखता है तो मिट्टी को बहने नहीं देता, कटने नहीं देता, इसलिए पेड़ ला करके भी हम मृदा कटाव को रोक सकते हैं। बांध बनाकर मिट्टी कटाव को रोक सकते हैं। कैसे बांध बना के कैसे रोक सकते हैं, जरा बताइए तो सर। बांध बना के अगर डैम बना देंगे तो जितना सारा मान लीजिए पहाड़ी इलाका है, वो 1 मिनट, मान लो पहाड़ी इलाका तो यहाँ से जितना सारा पानी ये वर्षा ढालो और पानी गिरेगा, यहाँ पर हम एक डैम बना दिए, डैम में सारा पानी जमा हो गया है ना। इससे क्या होगा कि अगला ये इसका स्पीड यहीं पर रोक लेंगे और आगे जाकर के इसको मिट्टी काटने से रोक देंगे। नेक्स्ट है कि तब पौधों को रक्षक, यहाँ मेखला होगा, रक्षक मेखला बनाकर मृदा अपरदन को रोका सकता है। रक्षक मेखला बोले तो मान लीजिए अगर एक पेड़ यहाँ लगाते हैं, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ पूरा लाइन बाय पंक्ति में, तो इसको कहता है रक्षक मेखला। अगर ऐसे लगाएंगे ना तो यहाँ से यहाँ तक ये मिट्टी कवर करिए, यहाँ से यहाँ तक ये मिट्टी कवर लिए, यहाँ से यहाँ तक ये मिट्टी, ये पेड़ मिट्टी को कवर कर रखा है, ये पेड़ यहाँ से यहाँ तक मिट्टी कवर करके रखा है, ये पेड़ यहाँ से, ऐसे पूरा का पूरा हल्का सा मिट्टी को काटने नहीं देगा दोस्तों। इसलिए पेड़ों को, पौधों को रक्षक मेखला बना करके लगाया। अति पशुचारण को कंट्रोल करके मिट्टी कटाव को। अति पशुचारण का मतलब जैसे मान लीजिए बहुत सारे जानवर को ले जाते हैं लोग, चराते हैं जंगल में, तो हम क्या करेंगे ना, अति पशुचारण मतलब हम बंद नहीं कर सकते हैं लेकिन इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं दोस्तों। कम कैसे कर सकते हैं, बोल देंगे ये इलाका में भैया आप लोग को नहीं चराने देंगे, बाकी उधर चराइए। तो इस इलाका में अगर बंद कर देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे, दूसरे इलाका में अगर चराने देंगे तो ये इलाका वाला जो मिट्टी कटाव है और रुक जाएगा, पहाड़ी क्षेत्र वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 और 11 मिनट हो गया, हमारे पास 9 मिनट बचे हैं। जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है। जल की कमी की समस्या को जल दुर्लभता कहते हैं दोस्तों। जल की कमी की समस्या को जल दुर्लभता कहते हैं। जल दुर्लभता के अनेक कारण हो सकते हैं, आइए एक करके डिस्कस करते हैं दोस्तों। जल कहता है एक नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय बोले तो ऐसा संसाधन जो इसका उपयोग बार बार कर सकते हैं और पूरा नवीकृत होता है, तुरंत बन जाता है। फिर भी जल की समस्या होती है दोस्तों, क्यों होती है, क्योंकि इसका मुख्य कारण होता है, क्या होता है, जल का समान वितरण। पहला कारण क्या होता है, जल का समान वितरण। मान लीजिए वर्षा होती है तो यहाँ पर खूब राजस्थान में पानी गिरा ही नहीं, मान लीजिए आपका गुजरात में झमाझम वर्षा हो गया, यहीं पर बात की दोस्तों केरल में खूब इतना वर्षा हो कि बाढ़ आ गया दोस्तों। तो इस प्रकार से झारखंड में बहुत कम पानी, सुखाड़ हो गया। तो ऐसे में देखते हैं कि आप भारत का जो एरिया है, भारत का एरिया है, यहाँ पे खूब, यहाँ पर बाढ़ है तो यहाँ पे सुखाड़ है, यहाँ पे सुखाड़ है, यहाँ पर पानी गिर रहा है, यहाँ पे पानी गिर रहा है। तो ऐसे में एक क्षेत्र में पार्टिकुलर बहुत सारा पानी दे रहे हैं, एक क्षेत्र पानी कम दे रहे हैं, तो जल की समस्या होगा ही होगा। जल कम नहीं धरती पर, लेकिन जल की समस्या है क्योंकि जल का असमान वितरण दोस्तों, समान रूप से जल नहीं गिरता है कि यहाँ 10 लीटर गिरे तो यहाँ भी 10 लीटर, यहाँ भी 10 लीटर। अरे भारत के हर जगह में 10 लीटर गिरेगा ये जरूर नहीं है, और 10 लीटर भी गिरे तो ये भी दिक्कत है, क्योंकि कहीं पर जनसंख्या ज़्यादा कहीं पर कम है। यहाँ जरूरत है 20 लीटर का, यहाँ पे भी 10, यहाँ भी 10 कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा। इसलिए असमान वितरण के कारण मतलब जल कहीं पर ज़्यादा पाया जाता है, कहीं जल कम पाया जाता है। अर्थात जब वर्षा होती है तो सभी जगहों पर समान रूप से वर्षा नहीं होती है, क्योंकि पर ज़्यादा वर्षा होती है तो कहीं पर कम वर्षा होती है, तो कहीं पर वर्षा नहीं होती है दोस्तों। इसलिए हम कह सकते हैं कि जल के असमान वितरण के कारण जल की समस्या होती है, पहला कारण। दूसरा कारण जनसंख्या का बढ़ना। जनसंख्या बढ़ने के कारण भी प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता लगातार कम हो रही है। क्योंकि मान लीजिए पानी तो बहुत है दोस्तों, लेकिन पीने योग्य पानी हमारे पास कम है। मान लीजिए 1% ही पीने, 1% से भी कम मान लीजिए पीने वाला पानी, ठीक है, मान लेते हैं कि पीने वाला पानी 1%। अब 1% में मान लीजिए, अगर मान लीजिए पीने वाला पानी 1% है, बाकी 99% बेकार पानी, खारा पानी, चलिए हटाइए। अब 1% में क्या हुआ ना कि पहले जनसंख्या था मान लीजिए 121 करोड़, तो इतना हो जाता था, अब हो गया मान लीजिए 140 करोड़। तो आप बताइए उतना ही पानी में इतना लोग कैसे से होगा। इसीलिए यहाँ पे जल की समस्या होता है, वही ये कहना चाह रहा है, जनसंख्या बढ़ने के कारण। और वो आदमी बढ़ेगा तो खाली पिएगा नहीं पानी, पानी पीने के अलावा और भी सारा कपड़ा होता है धोना, नहाना धोना, बहुत सारा काम करना होता है, घर बनाना, ठीक है, सिंचाई करना। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले उद्योग के कारण अधिक से अधिक उद्योग जो बढ़ रहे हैं, जैसे क्योंकि उद्योगों के पानी की खपत बड़ी मात्रा में की जाती है, इसलिए जैसे कागज के उद्योग, कागज के उद्योग में क्या होता है ना दोस्तों कि अधिक से अधिक जो जल की आवश्यकता होती है, ऐसे में जल का खपत वो अधिक करता है अधिक से अधिक उद्योग के बढ़ने के कारण। कई लोग बिना सोचे समझे पानी का गलत उपयोग करते हैं और व्यर्थ में पानी को बने रहते हैं, एक ये भी कारण बनता है दोस्तों। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, सड़क परिवहन के गुण को बताएं। सड़क परिवहन अन्य साधनों की अपेक्षा निर्माण लागत बहुत कम होता है, मतलब इसको बनाने में बहुत सारा कम पैसा खर्च होता है। सड़क परिवहन को बनाने में, सड़क बनाने में अन्य परिवहन की तुलना में कम खर्च लगता है। सड़कों को दुर्गम स्थानों पर बनाया जा सकता है दोस्तों। दुर्गम कहने का मतलब क्या दोस्तों, दुर्गम कहने का मतलब यह है कि ऊबड़ खाबड़ वाले या पहाड़ी इलाकों में भी सड़क बनाया जा सकता है।
अगर ऊबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा, यहीं पर ये 10 फीट ऊंचा है, ये 5 फीट नीचा है, तो यहाँ भी सड़क बना सकते हैं, नो डाउट। अगर ये पहाड़ी इलाका है, ऐसे करके पहाड़ गया तो इस पर भी सड़क बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर गाड़ी चल गई, उतर गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेलवे नहीं चल सकती इस पर, तो ये दिक्कत है। तो ये इसका प्रॉफिट हो गया दो। तीसरा है, सड़कों को नगरों, मोहल्लों, गाँव और गलियों में बनाया सकता है। जो सड़क होते हैं वो आपका, अगर इतना छोटा सा गली, तो यहाँ भी सड़क बनाना संभव है। आपका ये घर है तो इस घर के अंदर भी अगर इतना पतला गली निकाला तो यहाँ भी सड़क बनाना संभव है, समझ गए ना। लेकिन रेल की पटरी बिछाना संभव नहीं है। नेक्स्ट कहता है, सड़कों की कम दूरी यात्रियों के परिवहन के लिए अच्छा सोचा, मतलब छोटी दूरी के लिए तो भैया सबसे बेटर यही है। जल्दी खराब होने वाली वस्तु, मान लीजिए जो वस्तु जल्दी खराब हो जाएगा, उसके लिए मान लीजिए अगर हम एरोप्लेन से जाएंगे तो एरोप्लेन, पता चला रांची में एयरपोर्ट है, रांची में उतर गया, लेकिन रांची से कैसे आएंगे हम, हमारा घर तो गिरिडीह है, झारखंड से बिलोंग करते हैं, झारखंड में गिरिडीह जिला से। अब गिरिडीह जिला हम रांची से कैसे आएंगे। अब माने ठीक है, चले सर गिरिडीह जिला में भी आगे, तो गिरिडीह जिला भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। अब गिरिडीह जिला से हमारा घर केवल पंचायत, यहाँ पर कैसे आएंगे, तो इसके लिए सड़क की जरूरत पड़ेगा ना। अब यहाँ पर एरोप्लेन तो आएगा नहीं, तो आप इस पे लिए सब समझ आइए कि जल्दी खराब होने वाली वस्तु के लिए सड़क परिवहन इज बेटर। सड़क परिवहन के बिना कोई पॉसिबल ही नहीं कि एरोप्लेन बना लो, रेलवे बिछा लो, कुछ भी करो लो, लेकिन सड़क परिवहन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके बिना काम नहीं चल सकता है, देश का विकास नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, चलिए 5 मिनट हो चुके हैं। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा, अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं दोस्तों, तो क्यों कहे जाते हैं जरा इस पर गौर कीजिए। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था कहे जाने के निम्नलिखित कारण है दोस्तों। क्या है, सबसे पहला, परिवहन लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने के महत्वपूर्ण साधन होते हैं। सही बोल रहा है, अरे परिवहन है तो यहाँ से हम वहाँ जा सकते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ सकते हैं, ठीक है। इससे सामाजिक गतिशीलता वृद्धि होती है, हाँ समाज के लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं और गतिशीलता होती है। सुरक्षा की दृष्टि से परिवहन बहुत बड़ा महत्व है। क्या महत्व है दोस्तों, क्योंकि आने जाने की आसानी होती है, यहाँ से वहाँ, यहाँ से यहाँ वहाँ, कहीं भी जाओ, दिल्ली से बम्बई से पटना, पटना से हजारीबाग से रांची, कहीं चलो कोई दिक्कत नहीं है, सड़क परिवहन इज बेटर। लेकिन पता चला कहीं पर हमें रेलवे की सुविधा नहीं है, रेलवे के यहाँ जाएंगे तो वहाँ से यहाँ तक जाने के लिए फिर हमें ट्रेन सड़क परिवहन का उपयोग करना पड़ेगा, उसके लिए बेस्ट सड़क परिवहन ही। मान लीजिए भैया आप यहाँ से, आपको जाना है मान लीजिए हजारीबाग, अब हजारीबाग के लिए आपको मान लीजिए ट्रेन है, लेकिन हजारीबाग के जिस प्लेस पर जाना है वहाँ के लिए जाने की ट्रेन नहीं है, वहाँ से आपको 20 किलोमीटर फिर आपको जाना पड़ेगा सड़क परिवहन से। तो सड़क परिवहन का उपयोग आपको करना ही पड़ेगा ना, इसलिए बेटर है। परिवहन उद्योग की स्थापना तथा विकास के आधार पर परिवहन के माध्यम से उद्योगों की कच्चा माल, सबसे पहले जो कच्चा माल है, चाहे बांस हो, चाहे कोयला हो, चाहे लोहा हो, तांबा हो, कोई भी एल्युमिनियम हो, अगर इसको फैक्ट्री तक पहुंचाना तो सड़क परिवहन इज बेटर, चूंकि सड़क परिवहन द्वारा हम कच्चा माल को कारखानों तक पहुंचा सकते हैं। और जो सामान बन गया सड़क में, कॉपी कलम किताब लोहा तांबा टीना कुछ भी बन गया, बर्तन, वो चीज़ को अगर हमें मार्केट तक पहुँचाना है सड़क परिवहन के द्वारा हम पहुँचाते हैं, इसलिए सड़क परिवहन इज बेटर होगा। नेक्स्ट कहता है, परिवहन कृषि पर व्यापार के विकास के जरूरी। हाँ, सड़क परिवहन खेती करने के लिए विकास कर चुकी है। अगर आप धान किसान उगाया तो यहाँ से ट्रैक्टर के द्वारा ये ले जाएगा अपना घर तक या फैक्ट्री तक या जहाँ बेचेगा वहाँ तक, तो इसके लिए तो बेटर है ही है दोस्तों। और संचार के साथ, अगर संचार की बात करें दोस्तों, अगर आपको सूचना का आदान प्रदान करना है एक स्थान दूसरे स्थान तक, तो इसके लिए संचार इज बेटर है, ठीक है, जो संचार का भी जरूरत पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें दोस्तों, 9, अब थोड़ा सा हम लोग नज़दीक आ चुके हैं दोस्तों, तो आप थोड़ा सा सब्र रखिए, सब्र कीजिएगा, थोड़ा सा फास्ट बहुत कर रहे हैं फिर भी क्या करें। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्यों, कहता है भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्योंकि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है और सूर्य का प्रकाश प्रकृति का एक मुक्त उपहार है। हाँ, उष्णकटिबंधीय देश का मतलब भारत एक गर्म देश है, ठीक है। और मुक्त का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, सूर्य हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में मिला, इसके लिए कोई पैसा नहीं देता, सूर्य का प्रकाश के लिए कोई पैसा नहीं देते हैं, इसलिए गरीब लोग भी आसानी से सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं, मतलब इसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। सेकंड पॉइंट तो समझ आ गया, पहले सेकंड पॉइंट, सौर ऊर्जा का प्रयोग से हमें बहुत सी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं, मान लीजिए हम सौर ऊर्जा का प्रयोग किए तो लाइट जलाने के लिए, खाना पकाने के लिए गए, खाना पकाने के लिए मान लीजिए हम अगर मान लीजिए गैस को आयात कर रहे हैं तो उसमें पैसा बच गया, तेल का आयात कर रहे थे तो उसमें पैसा बच गया, चूँकि गैस का प्रयोग हम गाड़ी चलाने के लिए भी कर गए हैं, पेट्रोल जहाँ भरते थे गाड़ी चलाने के लिए, अब हम गैस टंकी भर करके गाड़ी चला रहे हैं तो यहाँ पे मेरा बच रहा है पैसा, विदेश से मानी जरूरत नहीं पड़ रहा, तो विदेशी मुद्रा मेरा बच रहा है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस स्रोत का हम एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं, परंतु सौर ऊर्जा का प्रयोग बार बार कर सकते हैं, क्योंकि सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है दोस्तों। सही बोल रहा है, हम इसका बार बार प्रयोग कर ही सकते हैं। सौर ऊर्जा का प्रयोग हम खाना बनाने में, बल्ब जलाने में, गर्म पानी करने में, टीवी चलाने में, पक्का चलाने में कर सकते हैं। बिल्कुल राइट आंसर बोला। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय कृषि वैश्वीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा, ये VVI क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण पर पड़ने वाले प्रभाव के निम्नलिखित हैं।
दोस्तों अगर इस पर बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना, बहुत ही डिटेल्स में समझना है, पेड कोर्स की तरह एकदम स्कूल क्लास की तरह समझना है दोस्तों, तो इसका हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं और इसका वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो वहाँ से देख ले चुके। यहाँ पर हम शॉर्ट रिविजन के टाइप में करा रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग को शायद उतना समझ में नहीं आ सकता, तो इसके लिए सॉरी। चूँकि आजकल यूट्यूब में यही सब चलता है, 10 मिनट में 10 क्वेश्चन खत्म करो तो 20 क्वेश्चन खत्म, तो वहाँ वो वीडियो बहुत ही ट्रेंडिंग में चला जाएगा। लेकिन उसको अच्छा खासा क्वालिटी, अच्छा अगर जो वीडियो बहुत अच्छा खासे दे दो ना, वो वीडियो आपको नहीं चलेगा। लेकिन जो वीडियो में आप थोड़ा सा कम ही देते हैं, कम नॉलेज देते हैं, कम ही कुछ देते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा शॉर्ट में ऊपर ऊपर निकल जाते हैं, वो वीडियो बहुत ही चलता है। तो हम क्या करें, हम ही मजबूर हैं। चलिए, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण पड़ने वाले प्रभाव का इस प्रकार से। वैश्वीकरण का मतलब क्या है, जरा इस पर बात करें दोस्तों। वैश्वीकरण का मतलब होता है जब अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ते हैं तो उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं दोस्तों। अब वैश्वीकरण को डिटेल समझना तो भैया आपको लिए स्पेशल वीडियो देखना पड़ेगा, पेड कोर्स वाला। वैश्वीकरण के कारण ही भारत में हरित क्रांति आई और हरित क्रांति के आने से अधिक फसल का उत्पादन शुरू हुआ। ये बात आपका 2G पॉइंट कह रहा है। वैश्वीकरण आया, वैश्वीकरण का मतलब हम अपने देश की वस्तु को दूसरे अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ते हैं। जोड़ने कहने का मतलब अगर भाषा, संस्कृति, भोजन, किसी भी चीज़ को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आयात निर्यात कर सकते हैं, ये वैश्वीकरण। अब मान लीजिए हरित क्रांति का आविष्कार कोई देश में हुआ था, लेकिन वहाँ से हम यहाँ पर ले आए हैं, भारत में ले आए, तो यहाँ पे हमें अधिक से अधिक फसल का उत्पादन वृद्धि हुआ। कैसे वृद्धि हुआ, इस बात पर गौर कीजिएगा। क्योंकि भारत जीवन निर्वाह कृषि था, व्यापारिक कृषि के लिए से विकास हुआ, और भारत किसान उसी फसल के उत्पादन पर बल देता है जिससे उसको अधिक लाभ हो। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक कृषि यंत्र जो मशीन है, ट्रैक्टर, थ्रेसर मशीन इत्यादि का प्रयोग किए। पहले बैल का प्रयोग करता था, ट्रैक्टर का प्रयोग करे, तो आधुनिक मशीन का प्रयोग तो कर ही रहे खेती करने के लिए। तकनीकी बोले तो कीटनाशक दवा का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, एक से एक, ठीक है। पहले नहीं करते थे, पहले गोबर का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट करता है जिससे फसल के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुआ दोस्तों। और ये सब किसके कारण हुआ है, हरित क्रांति के कारण हुआ है। यह सब वैश्वीकरण का दिन है। इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण से ही भारत में कई कृषि उत्पादन का निर्यात वृद्धि हुआ है। चूंकि जब हम अधिक से अधिक उत्पादन कर लिए तो बेचने के लिए रास्ता ढूंढेंगे, और बेचना भी शुरू कर दिए वैश्वीकरण के कारण। चूंकि पहले प्रतिबंध था कि एक देश से दूसरे देश में अपने वस्तु को नहीं बेच सकते, ना खरीद सकते हैं, लेकिन अब कोई प्रतिबंध नहीं है वैश्वीकरण के कारण। उत्तम बीजों के प्रयोग से कृषि उत्पादन या गुणवत्ता बढ़ गई है। इससे किसानों को अपने उत्पादन पहले से कहीं ज़्यादा मूल्य प्राप्त होने लगा। मतलब जैसे हाइब्रिड बीज जो कहते हैं, HYV, हाइब्रिड बीज का जो प्रयोग है, मान लीजिए इसका आविष्कार मान लीजिए जापान हुआ था, मान लेते हैं, हम रियल नहीं बोल रहे हैं, मान लेते जापान में इसका आविष्कार हुआ। लेकिन भारत में तो पहले वही बीज चल रहा था। हम 10 कट्ठा में खेती करेंगे, 10 कट्ठा में धान लगाएं तो पता चला कि 1 क्विंटल ही चावल हुआ। लेकिन अब हाइब्रिड बीज लाएं, अब इससे अगर खेती किए हरित क्रांति के द्वारा, तो पता चला 10 कट्ठा में 20 क्विंटल हो गया। अरे बाप रे बाप, तो लाजवाब ज़बरदस्त हो गया। यही हरित क्रांति का कमाल दोस्तों। इसको और डिटेल समझना हो तो इस पर एक स्पेशल वीडियो अपलोड कर चुके हैं, है ना। आप सर्च कीजिएगा तभी आ जाएगा, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस पर एक स्पेशल वीडियो अपलोड कर चुका है, इसके लिए स्पेशल 10 मिनट के लिए बताया गया है, तो है ना, वहाँ पे जाके देख लें। ये शॉर्ट डिवीजन है दोस्तों। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को जैसे शेयर करें और बताएं कि कैसा लगा वीडियो। अगला वीडियो आप लोग को क्या पसंद है, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग का सपोर्ट और आप लोग का प्यार रहा तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आप लोग के लिए लाते रहेंगे। और हाँ, आप लोग जम के सपोर्ट करें दोस्तों। सब्सक्राइब करने बिल्कुल कंजूस ना करें। 10K पहुँचाना है, 10K पहुँचाना है दोस्तों, 10,000 सब्सक्राइबर पहुँचाना है। ये आपका एग्ज़ाम खत्म होते होते, इसलिए आप लोग पूरा का पूरा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।